हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और जैसा कि आपको पता है, इसमें हम चैप्टर त्रिभुज पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और आज इसमें हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसे समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियो हम मैथ से रिलेटेड लाते रहते हैं, ठीक है, जिससे आप देख करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बहुत ही नए तरीके से और बहुत ही नई ऊर्जा के साथ में हम चीज़ों को समझेंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। तो देखिए, इसमें आज हम वीडियो को एक नए तरीके से और एक नए रूप में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुजों की समरूपता कि दो त्रिभुज होते हैं अगर, तो वो समरूप कब कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए, दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे अगर यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, अब इसका क्या मतलब रहता है, तो देखिए इसे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो हम यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया, इसी के जस्ट नीचे एक दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इस तरीके से हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए जिनके नाम हम यहाँ पर कह देते हैं, ये ए, बी और ये सी। इसे हम कहते हैं पी, क्यू, आर। ठीक है, इस तरीके से दो एंगल हैं। ये दो एंगल समरूप कहलाएंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हों। जैसे कोण ए कोण पी के इक्वल होगा, कोण बी कोण क्यू के इक्वल होगा और कोण सी कोण आर के इक्वल होगा। पहली कंडीशन तो ये होती है इसकी। दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी भुजाओं का अगर अनुपात निकालें, संगत भुजाओं का अनुपात निकालें हम, तो वो भी इक्वल आना चाहिए। सभी भुजाओं का संगत भुजाएं जो होती हैं उनका अनुपात इक्वल आना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए थ्योरी के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि तो इसमें दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन, उनके संगत कोण बराबर हों। और दूसरी कंडीशन है
उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो हमें इस तरीके से ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला तो ये होगा कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हों, और दूसरा उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर रहना चाहिए। अब देखो, इसके लिए अगर हमें लिखना होगा सिंबल की फॉर्म में, तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो हमने अभी 2 त्रिभुज लिए, ठीक है। इसमें कोण ए कोण पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। तो इस तरीके से इनके संगत कोण कैसे लिखे जाएंगे? हम इन्हें बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में पहला पॉइंट कि इनके कोण ए कोण बी पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा और कोण सी कोण आर के बराबर। पहली कंडीशन तो ये है कि इस तरीके से इनकी भुजाएं, इनके जो कोण हैं संगत वाले, वो इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी ये कहती है कि इनकी भुजाओं का अगर अनुपात निकालें, भुजाओं का अनुपात से मतलब जैसे ए बी का अनुपात अगर पी क्यू के साथ निकालें और बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ और ए सी का अनुपात पी क्यू के साथ निकालें, तब इनका अनुपात बराबर रहना चाहिए। तो इसे हम लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे इसके लिए? तो हमें लिखेंगे इसे ए बी बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बटे क्यू आर, और जो तीसरी भुजा है इसकी बी सी का निकाल चुके हैं, सी ए बटे पी आर। तो इस तरीके से इनकी भुजाओं का अनुपात और इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, तब ऐसे त्रिभुज कहलाएंगे समरूप। अब इसे सिंबल की फॉर्म में हम किस प्रकार से लिखेंगे जब समरूप आ जाते हैं? तो जब समरूप त्रिभुज आ जाएंगे तब हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरीके से हम इनके लिए सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। और ये जो चिन्ह है इसको क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ेंगे समरूप। क्या पढ़ेंगे इसे? समरूप, यानी हम कह सकते हैं इसे सिमिलर। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं भी कैसी हों, भुजाओं का अनुपात कैसा हो? बराबर हो। ठीक है। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड हमें कुछ थ्योरम जाननी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उन थ्योरम को समझते हैं किस प्रकार से होती हैं। तो देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 है ये, और इसे हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और इसके लिए थेल्स की प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रमेय जो दी थी वो थेल्स ने दी थी। तो अब इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है और किस प्रकार से हमें ये प्रमेय इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो देखिए, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है, ये कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य
दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसका। और इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दे रखा है हमें, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है ABC। अब इस त्रिभुज में क्या है, अगर इसकी जो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है, इसकी जो नीचे वाली भुजा है BC, ठीक है, अगर हम इस BC भुजा को यहाँ पर मानते हैं इसका आधार, तो इसके समांतर हमने एक भुजा ये खींची है, यहाँ पर एक लाइन खींची DE। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो DE लाइन है, इसकी जो बाकी जो दो भुजाएं हैं AB और AC, इनके लिए बराबर अनुपात में बांटती है। इसका मतलब ये है कि A से लेकर D तक का जो अनुपात है, A से लेकर D तक और D से लेकर B तक, इनका जो अनुपात है वो A से E और E से C, इनके अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये बराबर अनुपात में बांटती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या दिया है। तो हमें यहाँ एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज के अंदर हमें एक समांतर रेखा दे रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ जो प्रूफ करना है फिर हम वो लिख लेंगे। तो देखिए पहले इसे प्रूफ करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है और क्या निकालना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम ये लिखेंगे सबसे पहले दिया है, जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे। त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, हमें जो DE लाइन है वो समांतर दे रखी है BC के। ठीक है, एक तो हमें ये दे रखा है, हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें देखिए क्या सिद्ध करना है, यहाँ से हमें ये सिद्ध करना है कि A से लेकर D, इसका अनुपात D से लेकर B के अनुपात के साथ निकालें तो उसका अनुपात बराबर होना चाहिए A से लेकर E और E से लेकर C के अनुपात के। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है यहाँ से। तो हम लिखेंगे AD बटे DE, सॉरी यहाँ लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कुछ रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रचना। अब रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हमें करना ये है, देखिए पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जो B है, B से E को मिलाएंगे, B से E को मिलाएंगे और D से C को मिलाएंगे।
ठीक है। डी से सी को मिलाएंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, जो डी है इस डी से हमें इसकी भुजा AC पर एक लंब खींचना होगा, और इसी प्रकार से जो बिंदु E है, E से भी हमें इसकी एक भुजा पर इस पर लंब खींचना होगा। लंब रेखा का मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री के एंगल पर मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे। अब इनके लिए यहाँ पर हम सिंबल दे देते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ पर कह देते हैं F, और हम यहाँ कह देते हैं इन्हें G, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये रचना करनी है। तो हम लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे कि बिंदु D से बिंदु D से किसको मिलाया है हमने, C को, ठीक है। तो बिंदु D से C को तथा बिंदु E को B से मिलाते हैं तथा बिंदु D तथा E से भुजाओं AC तथा AB पर लंब। अब कौन कौन से लंब हमने खींचे हैं यहाँ पर, तो देखिए एक तो हमने यहाँ पर खींचा है EF और एक है DG, ठीक है। तो हम इन्हें लिखेंगे EF तथा DG खींचते हैं। भुजाओं AC और AB पर DG और EF लंब खींचते हैं। लंब DG तथा EF खींचते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो रचना हमने की थी उसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है। तो इस रचना को जो हमने किया था वही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसी प्रकार से हमें यहाँ लिखना होता है कि बिंदु D से C को मिलाते हैं, बिंदु D से हमने C को मिलाया तथा बिंदु E को B से मिलाते हैं तथा बिंदु D तथा E से भुजाओं AC और AB पर लंब DG और EF खींचते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से क्या निकालना होगा। तो देखिए अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है।
तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे इसकी ये भुजा है ए बी, ठीक है। तो जो इसकी भुजा ए बी है, तो इस भुजा ए बी पर, जो भुजा ए बी है, इस ए बी भुजा पर हमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है डी वी ई, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है। दूसरा एक त्रिभुज ये है ए डी ई, ठीक है। हमें इस त्रिभुज का भी यहाँ पर एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इनके अनुपातों में, ठीक है। इनके अनुपातों को लिखेंगे, उसके बाद इनका एरिया लिखेंगे। एरिया इनका क्या होगा, ये एरिया होता है आधार 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अब जो डी वी ई नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, इस ट्राइंगल का आधार हो जाएगा डी बी और इसकी जो ऊंचाई है ये हो जाएगी ई एफ, ठीक है, इस तरीके से। और जो ऊपर वाला त्रिभुज है ए डी ई, तो ई डी त्रिभुज में, ए डी ई त्रिभुज में भी ये इसका आधार हो जाएगा ए डी और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पर। मैं इस चित्र के लिए नीचे भी बना लेता हूँ ताकि बार बार हमें पेज को स्क्रॉल ना करना पड़े। तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इस चित्र को बना लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये चित्र यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस चित्र को बना लिया है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालना है इनका अनुपात, ठीक है। पहले जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसकी भुजा ए बी पर जो त्रिभुज बन रहे हैं, हम उनका एरिया के अनुपात निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी वी ई, ठीक है, डी वी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। इन दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब किस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें यहाँ पर इनका आधार और ऊंचाई को यहाँ पर लिख लेना है। तो देखिए सबसे पहले जो आधार है डी वी ई, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे नीचे वाला जो ट्राइंगल है डी वी ई, ठीक है, ये वाला, तो इसमें आधार हो जाएगा डी वी, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/2 डी वी गुणा इसकी जो ऊंचाई होगी वो ये होगी, ठीक है, एफ ई। तो इसे हम ई एफ भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ई एफ। सिमिलरली इसी प्रकार से जो नीचे ट्राइंगल है ए डी ई में ये जो आधार है वो हो जाएगा ए डी, तो हम लिखेंगे 1/2 ए डी गुणा इसकी भी ऊंचाई यही ली जाएगी ई एफ। तो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, उसे हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बचता है हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ से बचेगा, देखिए ऊपर बचा डी बी, तो हमने लिख लिया डी वी, नीचे बचा ए डी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया है, तो ये आया है इक्वल
इसके एरिया ऑफ DBE अपॉन में एरिया ऑफ ADE, यानी DBE त्रिभुज और ADE त्रिभुज इन दोनों का हमने क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर निकाल लिया है। तो हम इसे लिखेंगे तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार से अब जो इसकी ये दूसरी भुजा है AC, इस AC पर बनने वाले जो ट्राइंगल हैं, ठीक है, एक ये बनेगा, ठीक है, एक ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर EDDEC, ये ट्राइंगल बनेगा। दूसरा एक ट्राइंगल बनेगा, दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा ADE, यानी इसमें भी यही बनेगा ED और A। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और इसी प्रकार से हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दोनों का एरिया लिखा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2 EC बटे EF। ठीक है, यहाँ पर जो इसका एरिया आएगा वो आएगा 1/2 AE गुणा EF। ठीक है, किस प्रकार से लिखा गया है, देखो इसमें जो एरिया है, नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये, इसमें इसका आधार हो जाएगा EC और इसकी ऊंचाई हो जाएगी ये EF। ठीक है, जिसे आप देख पा रहे होंगे EF, ये इसकी ऊंचाई ली जाएगी। उसी प्रकार से जो ऊपर ट्राइंगल है ADE ट्राइंगल में ये इसका जो आधार है वो हो जाएगा AE और इसकी ऊंचाई हो जाएगी ये DE। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, उसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए EF से EF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2। अब जो बचा हम उसे लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर, यहाँ से बचा EC बटे AE। इसे समीकरण 2 डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर और नोट करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, वो ये है कि अगर कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये ट्रायंगल है दिए हुए, इन ट्रायंगल में देखिए, अब इस ट्रायंगल में हमें ये जो DE लाइन है, ठीक है, ये BC के समांतर दी गई है। अब DE लाइन अगर BC के समांतर होती है तो दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो ट्रायंगल बनते हैं जिनका आधार सेम होता है, तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया भी
इक्वल होता है। ये हमें यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों डी ई लाइन और बी सी लाइन ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। ये दोनों कैसी हैं? समांतर हैं। अब समांतर रेखाओं के बीच में ये ट्रायंगल बन रहे हैं। एक यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है डी वी ई, और एक ट्रायंगल बन रहा है डी ई सी। तो इन दोनों का जो एरिया होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा। तो हम एक दूसरे की जगह इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही लाइन यहाँ पर नीचे लिखेंगे नोट करके, और उसके बाद में हम एरिया ऑफ डी वी ई, इसका एरिया हम एरिया ऑफ डी ई सी इसके इक्वल लगा देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे दो समांतर रेखाओं, एक मिनट। तो यहाँ हम लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः एरिया ऑफ, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी वी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। यानी ये दोनों के जो क्षेत्रफल हैं डी वी ई त्रिभुज और त्रिभुज डी ई सी, इन दोनों के जो क्षेत्रफल हैं वो कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम इन दोनों का मान यहाँ पर लगा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है कि एरिया ऑफ डी ई सी बटे एरिया ऑफ ए डी ई। तो जो डी ई सी है इसकी जगह हम इसका जो एरिया दूसरा है हम वो लगा देंगे, ठीक है। एरिया डी ई सी का जो क्षेत्रफल है इसके स्थान पर हम रखेंगे एरिया ऑफ डी वी ई, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फिर, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी वी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई बराबर क्या आया था इसके बराबर? तो हम वो लिख लेंगे ई सी बटे ए ई, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ई सी बटे ए ई। ई सी बटे ए ई, समीकरण नंबर डाल देते हैं 3। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1, ये दोनों की जो बायां पक्ष है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो दोनों की इक्वल हो जाएगी। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए त्रिभुज, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे
कि जो ये है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3, इसमें हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी वी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये वाली साइड, और नीचे समीकरण नंबर 3 में ये वाली साइड एरिया ऑफ त्रिभुज डी वी ई, और नीचे एरिया ऑफ ए डी ई, ये वाली साइड दोनों की कैसी हैं, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 3 से इनकी लेफ़्ट साइड भी राइट साइड भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ से लगा देंगे, हम यहाँ लिखेंगे, फिर देखो यहाँ से फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, तो देखिए समीकरण 1 में जो लिखा था राइट साइड में हमें वो लेना है। समीकरण 1 में है डी वी बटे ए डी, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेंगे डी वी बटे ए डी, ये लिखेंगे डी वी बटे ए डी। और समीकरण नंबर जो 3 है यहाँ से ई सी बटे ए ई, ई सी बटे ए ई, तो ये हो जाएगा ई सी बटे ए ई। अब इन्हें पलट लेते हैं हम, ठीक है, इनका व्युत्क्रम लिख लेते हैं। तो ये आएगा ए डी बटे डी वी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। और हमको यही प्रूफ करना था। अब देखिए, देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आया है, क्या प्रूफ करना था। तो हमें ये प्रूफ करना था, इसमें हमें लाना था कि ए डी बटे डी वी बराबर ए ई बटे ई सी, हमें ये प्रूफ करना था। और यही हम यहाँ पर ला चुके हैं, देखिए। तो यहाँ हो जाएगा ए डी बटे डी वी बराबर ए सी ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे इति, इसे लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ नोट है, तो नोटबुक इस प्रकार से होगा, तो उसे भी हमें ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नोट। अब देखिए यहाँ पर नोट में हमें करना क्या है, जो अभी हमने थेल्स थ्योरम निकाली है उसी के अकॉर्डिंग क्या निकाला है हमने, अनुपात निकाला है ए डी, एक मिनट यहाँ पर दोबारा लिख लेंगे हम, यहाँ डालेंगे नोट, तो इसमें हम लिखेंगे थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या निकाला अभी हमने, ये निकाला था हमने ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में दोनों तरफ एक एक ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लेंगे हम इनका एलसीएम, ठीक है। कहाँ गए वो?
तो देखिए यहाँ से हमने दोनों तरफ इसमें क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा DE प्लस AD बटे DE। ठीक है, नीचे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बनेगा AE प्लस EC अपॉन में EC। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर हमने योगफल किया है तो देखिए ट्राइंगल जो था, ठीक है मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो DE, ठीक है DE प्लस AD, तो DE एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर DE नहीं है, ये DV होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे DV, तो ये आ जाएगा DV। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी DV हो जाएगा, तो जहाँ E था वहाँ हमें V लिखना है, तो ये आ जाएगा DV। तो यहाँ पर भी DV होगा, ये भी DV होगा। तो देखिए DV प्लस AD, यानी DV ये है और AD ये है। ठीक है, DV और AD को मिलाकर पूरा बन जाएगा AB। तो हम यहाँ ऊपर तो लिख सकते हैं AB और नीचे है DB। इसी प्रकार यहाँ पर AE प्लस EC, ये मिलाकर के हो जाएगा AC। ठीक है, तो ऊपर लिख लेंगे हम यहाँ पर AC बटे EC। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके जो छोटे त्रिभुज यानी जो छोटा पार्ट है, इसका अनुपात अगर पूरी भुजा के साथ निकाला जाएगा तो वो भी कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, इनका अनुपात हम यहाँ पर बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन आपको ये भी याद रखना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये थेल्स प्रमेय का प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम आता है, तो व्युत्क्रम भी हमें कुछ इस प्रकार से ही सॉल्व करना होता है। व्युत्क्रम में क्या होता है, हमारे लिए ये अनुपात दिया जाता है और हमें वहाँ से क्या करना होता है, ये जो रेखा है DE और BD, इन दोनों को हमें समांतर दिखाना होता है। तो देखिए छोटा सा पार्ट है, उसे भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से होगा वो। तो देखिए थ्योरम 2, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं, थ्योरम जो 2 होती है उसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय का, थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, इस तरीके से इसे जाना जाता है। तो इसकी जो थ्योरी है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय का जो व्युत्क्रम है, ठीक है, यानी इसे दूसरी प्रमेय हम कह सकते हैं। तो ये क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट ये है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखो यहाँ पर हमें, यानी ये जो रेखा है तीसरी वाली जो DE रेखा है, ये दे रखी है हमें, अब हमें इसे समांतर लाना है। ठीक है, जो DE रेखा है, DE रेखा, इसके लिए हमें ये दिखाना है कि ये समांतर होगी BC के। ठीक है, BC के समांतर होगी, हमें ऐसा प्रूफ करना है। जबकि हमें AD बटे DB और AE बटे EC, इनका हमें अनुपात इक्वल दे रखा है, तो हमें यहाँ पर इसको समांतर दिखाना है। इसीलिए देखो पहले हमें क्या दिया था, पहले समांतर दी थी ये दोनों रेखाएं, तो हमें अनुपात बराबर दिखाना था। अब यहाँ पर अनुपात बराबर है, रेखाओं को हमें समांतर लाना है, इसीलिए ये पहली प्रमेय का क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर जो इसकी भुजा है AC, इस AC भुजा पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यानी बिंदु D से एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक रेखा खींचते हैं जो कि इस AC के लिए बिंदु E पर टच करती है।
ई डैश पर, ठीक है, ई डैश पर यहाँ पर काटती है इसके लिए। तो हमें ये रचना करने के बाद हमें ये दिखाना है कि ई डैश और ई एक ही बिंदु है, कोई अलग अलग नहीं है। अगर ये एक ही बिंदु आ जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर प्रूफ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, हमें जो दिया है तो हम लिखेंगे ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी, ठीक है। ये अनुपात हमें यहाँ पर इक्वल दे रखा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है, हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें लाना है कि जो डी ई लाइन है वो समांतर है बी सी के, ठीक है। तो हमने इसके लिए रचना की थी अभी, ठीक है। तो रचना में लिख देंगे, हम लिखेंगे रचना। तो रचना में हमें ये लिखना है कि माना रेखा डी ई डैश भुजा AC को बिंदु E डैश पर विभाजित करती है। अगर ये इस पर विभाजित करती है, मान लीजिए बिंदु E पर, ठीक है, अगर ये इसके लिए मान लीजिए E डैश पर यहाँ पर विभाजित करती है इस तरीके से, अगर ये E डैश पर विभाजित करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ए ई डैश बटे ई डैश ई, ये दोनों का अनुपात इक्वल होगा, है ना। क्योंकि थेल्सफिर में अगर हम इसे एक घड़ी के लिए हम ये मान लें, एक समय के लिए, कि जो E है वो यहाँ पर ना हो करके बल्कि ई डैश पर है, तो ये वाली भुजा इसके लिए प्रतिच्छेद करेगी, बिंदु ई डैश इसके लिए प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ से ई डैश तक और ई डैश से लेकर सी तक इनका अनुपात कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इसके, जो ई डी बटे डी बी का अनुपात आएगा इसके, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे तब तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बटे ए डी बटे ए डी बी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। लेकिन ए डी के बराबर जो हमें दे रखा है समीकरण में, ठीक है, वो लगा देंगे हम। लेकिन हमें ए डी बटे डी बी के बराबर ए ई बटे ई सी दे रखा है, तो हम यहाँ से लगा देंगे। तो हम लिखेंगे इसकी जगह ए ई बटे ई सी, तो ये आ जाएगा ए ई डैश बटे ई डैश सी। अब यहाँ से ए ई डैश और ई डैश सी होगा, तो अब यहाँ से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम यहाँ से एक जोड़ देते हैं, ठीक है। जब दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी, ई सी, तो ये बन जाएगी ई सी प्लस ए ई बटे ई सी बराबर
ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी। ठीक है, अब देखिए समीकरण से ई सी प्लस ए ई। ठीक है, ई सी प्लस ए ई, तो ये क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई। तो देखिए यहाँ पर ई सी ये ई सी प्लस ए ई, ये मिलाकर क्या बन जाएगा, ए सी। और उसके बाद लिखा है ई डैश सी प्लस ई डैश, तो ये भी ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो योगफल होगा ऊपर, ठीक है, वो ई सी आ जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई सी प्लस ए ई का बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। और जो ई सी है वो ई सी रहेगा। यहाँ से ये भी ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई डैश सी आ जाएगा। अब जब ई डैश सी आ जाएगा तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, तो अब जो बचा हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास बचा 1/1 ई सी बराबर 1/ई डैश सी। अब इन्हें पलट लेंगे तो आ जाएगा, पलटने पर आएगा ई सी बटे बराबर ई डैश सी। ठीक है, आ जाएगा ई डैश सी। तो अब यहाँ से देखिए, यानी ई सी और ई डैश सी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो बिंदु ई है वो किस पर होगा, यानी जो ई डैश बिंदु है वो ई पर होगा। ठीक है, तभी तो ये इक्वल हो सकता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब ई डैश और ई बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो इसका मतलब ये एक ही पॉइंट पर होगा, यानी जो ई डैश है वो ई डैश अपने स्थान पर ना होकर के कहाँ पर होना चाहिए, ई पर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु एक ही है जो कि हम इसके लिए विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ से ऐसा तभी संभव है जब बिंदु ई डैश ई पर हो। तो हम यहाँ से लिख देंगे अतः डी ई समांतर होगी बी सी के। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर प्रूफ करना था, जो कि हम कर चुके हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और देखिए